का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, स्पेशली 3rd श्रेणी अध्यापक को लेकर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण सेशन है। मैं आप लोगों के कमेंट्स फिलहाल नहीं देखूंगा और इसका कारण आपको बता देता हूं। यदि मैंने आपके कमेंट्स देखे तो जो चीज़ मैं आपको बताने आया हूं, जो मेरा उद्देश्य है, मैं उससे भटक जाऊंगा। लास्ट टाइम मैं आपके कमेंट्स देखूंगा और मैं आपको भी यही कहूंगा, इस बात को अपने ऊपर भी फॉलो कीजिएगा। जो चीज़ जिस समय कर रहे हैं उस समय बाकी चीज़ों से अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा हटा लीजिए, यदि आपको बहुत बेहतर करना है। मैं मिल्खा सिंह की जीवनी पढ़ रहा था और उसकी एक लाइन मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। वो कहते थे कि जब तुम दौड़ का हिस्सा बन जाते हो तो दौड़ते समय कभी भी पीछे मुड़ के पलट के मत देखना। यदि तुम पलट गए तो तुम वो दौड़ हार गए। हर उस बच्चे के लिए कि हम जब इस दौड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं कि सर मुझे ग्रेड 3rd प्रिपरेशन करनी है और करनी नहीं है, मुझे सर सिलेक्शन लेना है, तो फिर पीछे मत मुड़ना, पीछे मत पलटना। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जज्बे के साथ पहला प्रयास हमेशा आखिरी प्रयास होना चाहिए। ये मिल्खा सिंह की कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत मोटिवेट करती हैं और हमें जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों से जिन्होंने संघर्ष के दम पे बहुत कुछ हासिल किया है, उन लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज 3 से 4 बिंदुओं पे बात करूंगा मैं। पहली चीज जो आपके सामने आ रही है कि सर विज्ञप्ति कब आ रही है, तो आपका विज्ञापन जो आ रहा है ग्रेड 3rd का, वो संभवतः है इस माह लास्ट तक आपकी विज्ञप्ति आ जाएगा। और हो सकता है कल जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें भी इस बात के ऊपर चर्चा होगी और हो सकता है फाइनली स्वीकृति मिल जाए। तो विज्ञप्ति इस माह के अंत में आ जाएगी और जब भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी जनवरी में आपकी एग्जाम डेट है। तो फिर आपको ध्यान भी नहीं देना है कि सर कब आएगी, क्या आएगी, कितने पद आएंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि सर पद कितने आएंगे, तो ये दोनों सवालों का जवाब बहुत शॉर्ट में दे दूं कि शुरुआती जो पद थे वो 10,000 पदों की स्वीकृति थी, ठीक है। उसमें लगभग 3,000 के आसपास जो हैं वो संस्कृत शिक्षा विभाग के हैं, जो साथ आएगी। अब चूंकि महात्मा गांधी में के माध्यम से और बहुत सारी प्रोसेस चल रही है, संभवतः ये पद संख्या बढ़ सकती है, 10 से 20,000 के आसपास हो सकती है। और दूसरी ये बात है कि तुम पदों की संख्या देखकर तैयारी करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई सार है। कल की एक छोटी सी घटना बताऊं। कल नागौर से एक बच्चा, एक व्यक्ति मेरे पास मिलने आए। उनका कई बार मेरे पास कॉल आया था, उनका वीडियो भी आएगा कि सर मेरा पॉलिटिकल साइंस संस्कृत विभाग में सिलेक्शन हो गया, एक ही पोस्ट थी और एसबीआई में असिस्टेंट मैनेजर थे, नौकरी को छोड़ दिया। बोले कि सर प्लान भी रखना ही नहीं था, ये था कि मुझे नौकरी टीचर बनना है और टीचर बनना है तो मुझे छोड़ देना है। लगातार तैयारी करते रहे और संस्कृत शिक्षा विभाग में एक पोस्ट पर उनका चयन हुआ। मैं आपको केवल उनकी कहानी के माध्यम से एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि ये मायने नहीं रखता कि कितने पद हैं, मायने ये रखता है कि तुम्हारे पढ़ने के तरीके क्या है, तुम्हारा रूटीन क्या है, तुम किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, किन की बातें सुन रहे हो। और जो कि लड़की बार मैसेज कर रही थी कि सर मैंने रिवीजन कर लिया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इस नहीं वर्ड को काटना है तो अपने विचारों में विश्वास पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि विचार जैसे होंगे चीजें वैसी होती जाएंगी। सब चीजें ना तो कंटेंट से होती है, ना कोचिंग से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन जो होता है वो तुमसे होता है और तुम क्या सोचते हो, कैसे अप्लाई करते हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वॉइस प्रॉब्लम सभी की आ रही है क्या? एक बच्चे की आ रही है वॉइस की प्रॉब्लम, सभी बच्चों की थोड़ी आ रही। बच्चे का मैसेज था वॉइस धीरे आ रही है। एक सेकंड रुक जाओ, धीरे तो नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वॉइस प्रॉब्लम सभी के है क्या? एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो, धीरे तो नहीं है, मुझे लग नहीं रहा धीरे है। सभी के है क्या ये प्रॉब्लम? तो जो मैं चीज आपको कहना चाह रहा हूँ वो मेन चीज वही है कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपन चीजों को कैसे लेते हैं। तो फुल ही है, धीरे तो कहाँ पे है, फुल आ रही है बस। तो ओके, ऑल क्लियर, ओके ठीक है, ठीक आ रही है वॉइस तो। मेरे अकॉर्डिंग धीमी तो नहीं है, आपको लग रही होगी धीमे, मैंने चेक की है। डबल आ रही है, अच्छा डबल हो सकती है, डबल का तो नहीं हो सकता। डबल का रीजन क्या हो सकता है, एक सेकंड। हेलो हेलो, डबल तो नहीं है। नो सर, आवाज रीड, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। अभी देखना दोबारा से एक बार, तो नो वाला चक्कर पड़ जाता है कई बार। अभी देखना एक बार, अभी सही आ रही क्या? ठीक है, ओके 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 ठीक है, ऑल क्लियर है। देख लेना थोड़ा सा, कोई हो सकती है प्रॉब्लम, हो तो मामूली सी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, तो मैं जो चीज़ आपको कह रहा था कि पोस्टों की संख्या मायने नहीं रखती, उनका एक पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ तो ये चीज़ ये बताती है कि डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत सेलेक्टेड किताबें आप लोगों को बताने वाला हूँ
तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं मानता हूं कि ये होनी चाहिए। पहली चीज जो है वो है पाठ्य सामग्री, जो आपको पता होनी चाहिए कि मुझे सर ये पढ़नी है, इसके अलावा दूसरी मुझे पढ़नी नहीं है, मतलब दूसरे दिमाग में लानी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी पाठ्य सामग्री लानी नहीं है। नंबर दो, मेरा दिनचर्या रूटीन कैसा होगा ये मुझे पता होना चाहिए, रूटीन में कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी चीज मुझे पता होना चाहिए कि सर मुझे ये चीजें नहीं करनी है। यदि आपको ये तीन चीजें आपको पता है तो आप कोई भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। जो कल फर्स्ट एक ही पोस्ट पे जिनका सिलेक्शन हुआ, मैंने उनसे बात की तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लगी कि वो उन्होंने मेरे को फॉलो करते थे, लेकिन मैंने भी उनसे कुछ सीखा। लाइफ में चीजें आपके अंदर हैं, आपको ही मैनेज करनी है, बाहर से नहीं करनी होती। अब वही चीजें पाठ्य सामग्री आप लेने गए, आज आपके साथ सिचुएशन क्या है, बहुत खराब है। एक बच्चा कह रहा था सर एक किताब के ऊपर 20 किताबें आ रही हैं। मैं टीचिंग मेथड के लिए मार्केट में गया कि मैं किताब सजेस्ट करूं, मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया। तो मेरे पास उस दुकान वाले ने 20 प्लस किताबें रख दी। मैंने कहा कि यार ये क्या है। अब उस दुकानदार से पूछा, मैंने कहा बेस्ट कौन सी है, तो उन दुकानदार ने किताब मेरे को दी, बोली ये बेस्ट है। मैंने जब उस किताब को उठा के देखा तो वो सबसे थर्ड क्लास किताब थी। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, जब आप मार्केट में जाते हैं और आप कहते हैं कि सबसे बढ़िया किताब दे दो, दुकानदार का जिसमें सबसे अधिक कमीशन होता है वो उठा के उस किताब को दे देता है और वो आप ले आते हो। ये सबसे मूर्खतापूर्ण कदम है, जब आपको ये नहीं पता कि सबसे बेहतरीन कंटेंट क्या होता है, मुझे किस एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को पढ़ना चाहिए। मैं मार्केट के अकॉर्डिंग चलूंगा तो मैं कभी जीत ही नहीं पाऊंगा, समझ गए ना। आपको ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि कंटेंट सच में बहुत बेस्ट है। आप दुकान वाले की राय से, यूट्यूबर की राय से, मेरी या किसी और की राय से किताब खरीद रहे हैं तो गलत है। आपको ये पता होना चाहिए कि सर ने जो किताब बताई वो सच में बहुत बेहतरीन है और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनिएगा। आप में से अधिकतर बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, कर चुके होंगे, एक बार उन्होंने रिवीजन भी कर लिया होगा, ठीक है, लगभग रिवीजन कर लिया होगा। जो कंटेंट आप पढ़ रहे थे मेरे अनुसार आपको चेंज नहीं करना चाहिए। यद्यपि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आरपीसी का पेपर बहुत हार्ड आ गया, अब आपके सामने प्रॉब्लम कि सर इस लेवल को देखते हुए मेरा कंटेंट तो बेकार है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, चाहे वो जीके के टॉपिक हो, चाहे सब्जेक्ट टॉपिक हो, जिनको बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए और तुम उनको गहराई से नहीं पढ़ते हो तो पेपर बहुत हार्ड लगता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कोई ना कोई पार्ट को छोड़ते हो। ग्रेड फर्स्ट में हर वो बच्चा जिसने पूरे पार्ट को इंक्लूड किया, जिसने पेपर का मैनेजमेंट किया, वो स्कूल लेक्चर बन जाएगा 40% पे। लगभग बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोचिंग ज्वाइन की, गारंटी वाले बैच ज्वाइन की, एक कोचिंग उनकी गारंटी वाले बैच वाले बच्चों ने मेरे पास किया कि सर हमने उनका ये बैच भी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कोई भी दुनिया का बैच ज्वाइन कर लो, कोई कोचिंग दुनिया की आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती। आपको चीजें मैनेज करनी आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ये पार्ट कमजोर है, इस कमजोरी पे मुझे वार करना है, इसको बेहतरीन बनाना है। तो चीजें आपको ही करनी है, कोई दूसरा नहीं करवा सकता। हम पीजीबी प्रोग्राम चलाते हैं तो हम भी गारंटी नहीं देते हैं कि हम सिलेक्शन करवा देंगे, हम केवल गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको ये कंटेंट ऐसे पढ़ना चाहिए। तो ये चीजें आपको लेनी है कि आप प्रेशर नहीं क्रिएट करना कि सर आरपीसी का पेपर बहुत हार्ड आया, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का भी। देखो पेपर तो आने वाले टाइम में हार्ड आएंगे, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड भी आरपीसी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है पहले से ही, तो चीजें अटपटी सी आती हैं वहां भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाओ कि मेरा कंटेंट बेकार है, नहीं। उस कंटेंट में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से डीपली प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिक का मैटर चेंज कर दो, उसमें नया ऐड कर दो। पुराने प्रश्न पत्र बहुत ज्यादा देखना बंद कर दो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप 2012-15 के प्रश्न देखो, आप कम से कम 2020 के बाद के पेपर जरूर देखो। और 20 के बाद के भी, स्पेशली 24-25 के जो लेटेस्ट पेपर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के हो रहे हैं, उनको फॉलो कर लीजिए। आपको आइडिया लग जाएगा करंट कैसा पढ़ना है, इतिहास कला संस्कृति कैसा पढ़ना है, भाषा साहित्य कैसा पढ़ना है, ज्योग्राफी कैसा पढ़ना है। तो समझिए, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट मत करो चीजों को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाठ्य सामग्री जो आपके पास है, चलिए उसी को रखिए क्योंकि उसकी पॉजिटिविटी है। उसमें मैं 4-5 टॉपिक हर पार्ट में बताऊंगा कि इन पार्ट को आप डीपली तैयार कीजिए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा विषय वस्तु ले सकते हैं। जहां तक अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पेपर सेटर की बात बता दूं, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि मान लीजिए मैं पेपर सेटर हूं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का, या कोई दूसरा एक्सपर्ट है जो भी गवर्नमेंट लेक्चरर है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उनको ये स्पष्ट निर्देश होते हैं कि ये किताबें हैं। जैसे ज्योग्राफी में जो किताब दी जाती है वो हरिमोहन सक्सेना दी जाती है, प्लस और जो भी रेफरेंस कॉलेज लेवल पे किताबें चलती हैं, उन किताबों को फॉलो करते हुए आपको पेपर बनाना है। अब ये चीज अपने सबके दिमाग में आ जानी चाहिए कि पेपर तो उन्हीं किताबों से बनता है। कोई गाइड यदि उससे मिला के अच्छे से बनाएगी तो कोई डाउट नहीं, लेकिन यदि वो किताब आप पढ़ सकते हो तो सबसे बढ़िया है। तो पहली चीज जो मैं बात कर रहा हूं पाठ्य सामग्री को लेकर कर रहा हूं। पाठ्य सामग्री में पहली चीज जो आपके पास है, उसमें अपडेट कर लीजिए चीजों को लेकर। आपको लगता है कि ये पार्ट कमजोर है, अभी जो लेटेस्ट आरपीसी के पेपर हुए हैं, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का कोई भी पेपर हुआ है, उसका प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो कम से कम ये प्रयास कीजिए कि उसके अकॉर्डिंग आप उसमें परिवर्तन लेके आए, अपडेट लेके आए। ये बहुत जरूरी है। नंबर 2, एक विषय वस्तु के लिए एक ही किताब या एक ही गाइड को फॉलो कीजिए, उसके अलावा आपको फॉलो नहीं करना। नंबर 3, जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ें आप,
कम से कम उसका माइनर टेस्ट जरूर दें, और माइनर टेस्ट 4 कोचिंग का मत दीजिए, उस कोचिंग का ज्वाइन कीजिए, उस टीचर का ज्वाइन कीजिए जो खुद टेस्ट पेपर बनाता हो, जो किसी कंटेंट राइटर से टेस्ट नहीं बनाता हो, खुद जिसने मेहनत की है टेक्स्ट किताब से। जैसे मान लीजिए मैंने आज परिदर से साइकोलॉजी का क्वेश्चन बनाया, आपने टेस्ट दिया होगा तो देखना उसका लेवल कितना गजब का था। अच्छे लेवल के टेस्ट दो, इजी टेस्ट मत दीजिए। गहराई वाले टेस्ट दोगे तो उससे फायदा यह होगा कि पेपर का लेवल भी गजब का आ जाएगा, नुकसान नहीं होगा। और चौथी चीज आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरे पूरे सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे अधिक वैल्यूबल है, इस टॉपिक को कितना टाइम देना है, इस टॉपिक को कम भी टाइम दूंगा तो हो जाएगा। तो पहली चीज आपको पाठ्य सामग्री को लेकर मैं बात कर रहा हूं, और पाठ्य सामग्री में पूरा सिलेबस आपके सामने ये है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जो चीजें आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के अकॉर्डिंग है। ओके, हाँ, दोनों के अकॉर्डिंग है, इसको समझिएगा। पहला पार्ट आप पढ़ रहे हैं, और केवल सर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको फॉलो करेंगे नहीं करें, और ना मेरा कोई पूर्वाग्रह, ना मुझे किसी पब्लिकेशन से कोई भी संकेत मिलते हैं कि सर हमारी किताब सजेस्ट करना, कुछ नहीं है। निष्पक्ष दूंगा, क्योंकि जो आदमी यूट्यूब से पैसा नहीं ले रहा, मैं चाहूं तो महीने के 2-3 लाख रुपए ले सकता हूं, इसलिए कि डिस्टर्बेंस नहीं हो। वही राय बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। ईमानदारी से बताऊंगा, जितने लोगों से सुनोगे सब अलग अलग बताएंगे, ये इस पूरी दुनिया की खासियत है। आपको यह तय करना है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है। पहली चीज है, राजस्थान का भूगोल वाला पार्ट है, ये ज्योग्राफी का आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। और ज्योग्राफी के इस पूरी सिलेबस के लिए सबसे बेस्ट किताब आपके पास क्या हो सकती है, मैं एक ही किताब की राय दूंगा, क्योंकि पेपर सेटर उसी किताब को उठाता है, और वो है हरिमोहन सक्सेना। अभी इसका लेटेस्ट एडिशन आ गया है 41 जिलों के अनुसार हरिमोहन सक्सेना का। आप इस किताब को देख सकते हैं 41 जिलों के अकॉर्डिंग। यद्यपि इस राय से हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि अभी जो पेपर आ रहे हैं क्या वो 41 जिलों के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ना इतिहास पे ना ज्योग्राफी में नहीं आ रहे हैं, और कोई बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि 41 जिले हैं तो आप 41 जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ लें, लेकिन मैंने कहा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रश्न ही नहीं आ रहे 41 जिलों के अकॉर्डिंग, पूरा ओल्ड ही आ रहा है। तो हरिमोहन सक्सेना किताब यदि आप पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रश्न यहीं से उठाए जाएंगे। इसका लेटेस्ट एडिशन आप ले सकते हैं। हरिमोहन सक्सेना आपके समझ में नहीं आती है, कोई भी गाइड ले लीजिए, कोई भी गाइड ले लीजिए। मैं कोई गाइड का नाम आपको नहीं बताऊं कि बढ़िया, सब गाइडें अच्छी हैं, सबने अपनी तरीके से मेहनत की है। बेस्ट किताब हरिमोहन सक्सेना है, एक किताब मैं सजेस्ट करूं तो। बाकी गाइड में आप कोई भी देख लीजिए, धिंदवाल देख लो, धरोहर देख लो, आरबीडी देख लो, कोई भी आपको लक्ष्य देख लो, जो आपको बेस्ट लगती है ना आप देख लो, जो आपको बढ़िया लगती है वो देख लो। बट मेरे अकॉर्डिंग ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और विशेष बात यह है कि ज्योग्राफी ऐसा पार्ट है जिसको आप अधिकतर डील कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्रश्न कितना भी लेवल गजब का आ जाएगा तो भी आपका गलत नहीं होगा, कंटेंट तुमने अच्छा पढ़ा है। तो इस पार्ट को पूरे को गजब तरीके से तैयार करना, गजब तरीके से तैयार करने का मतलब यह है कि एक एक चीज, मतलब पूरे ऐसे टेस्ट ज्वाइन कर लो इसके कि मजा आ जाए आपको ज्योग्राफी का। ये कोशिश करेंगे हम भी हर पार्ट विशेष के, एक तो मेगा टेस्ट सीरीज हमने शुरू किए, एक पार्ट विशेष के भी हम कोशिश करेंगे कि जैसे ज्योग्राफी के 20 टेस्ट करवा दी, और ऐसे करवा दी कि ये टॉपिक्स एकदम से तैयार हो गए, साल कुछ बच्चे नहीं, मजा आ जाए एकदम से। ये चीज आप अपने लेवल पे कर सकते हो। मैं चाहता हूं हर बच्चा अपने लेवल पे ऐसे मेहनत करे कि मजा आना चाहिए कि मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है सर, इसको मैंने किताब को पढ़ा और गजब तरीके से टेस्ट तैयार कर लिए। अब मैं किसी भी ग्रेड 3 की यदि बच्चे ने सिंसियरली तैयारी कर ली, वो दुनिया का, भारत राजस्थान का कोई भी कॉम्पिटिशन फाड़ देगा। ग्रेड 3 की सिंसियरली तैयारी कर ली, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एक तो ज्योग्राफी के लिए आप इस किताब को देख लीजिएगा। गाइड आप देखना चाहें तो मैंने जो बोली है, कोई भी धिंदवाल की अच्छी आती है ज्योग्राफी आप देख सकते हैं, या कोई और आपको बढ़िया लगती है वो देख सकते हैं। बाकी ये पार्ट देख लीजिए, आपने तैयार कर लिया हर टॉपिक। जैसे आपने भौगोलिक स्वरूप पढ़ा, पढ़ने का तरीका बता देता हूं जिस तरीके को फॉलो करना है। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, जैसे टॉपिक पढ़ता, इसका लेटेस्ट पेपर 2-3 साल के जरूर देखता, और उसके आधार पे एक रिवीजन सीट बनाता। रिवीजन सीट का मतलब ये होता है कि जैसे रिवीजन सीट होता है, एक टॉपिक का एक पेज, जिसमें उसमें जो लेटेस्ट नई चीजें आई हैं वो अपडेट कर दी मैंने, और उस टॉपिक का पूरा सार तैयार कर दिया। साथ साथ करना है तो टॉपिक, उसका लेटेस्ट प्रश्न पत्र और एक रिवीजन टेस्ट, रिवीजन सीट, ठीक है ना, आरएस रिवीजन सीट मुझे तैयार करनी है टॉपिक वाइज। ये पूरा का पूरा आप कर लीजिए। नंबर 2, सेकंड पार्ट पे मैं चलूंगा, ये फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों में है, और बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा, इतिहास कला संस्कृति। इतिहास कला संस्कृति मुझे पढ़ना है। नई प्रॉब्लम ग्रेड फर्स्ट आरपीसी में जो नया चैलेंज आया वो यहीं से आया। इतिहास कला संस्कृति सर बहुत हार्ड आ रहा है, कैसे तैयार करें? इतिहास कला संस्कृति कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन से टॉपिक हार्ड आ रहे हैं, आपने एनालिसिस किया? किसी बच्चे ने नहीं किया। बस एक धारणा बना ली कि सर इतिहास कला संस्कृति बहुत हार्ड आ रहा है, हम तो मर जाएंगे, इतना तैयार नहीं हो सकता। नहीं, कहीं नहीं मरेंगे आप। यदि तुमने सही तरीके से चीजों को कर ली, तुम मरेंगे नहीं, तुम जी जाओगे। इतिहास कला संस्कृति की जैसे सभ्यताएं, ये कोई भी गाइड में पढ़ लो, प्रश्न भारी नहीं आएगा सभ्यता से। राजस्थान की महत्वपूर्ण इतिहास, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ढंग से पढ़ना होता है। ये हमेशा अच्छी रेफरेंस किताब से पढ़ना चाहिए, ठीक है। चाहे वो शर्मा व्यास से पढ़ो, चाहे आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुकुमचंद जैन की किताब, बहुत अच्छी भाषा उसकी, वो देख लीजिए। राजस्थान की स्थापत्य कला में जैसे दुर्ग है, इसमें हमेशा हार्ड प्रश्न आ रहे हैं।
नए प्रश्न आ रहे हैं। तो इस टॉपिक को गजब तरीके से तैयार कर लिया रेफरेंस किताब से। बाकी मेले, त्योहार, लोक कला ये हमेशा इजी आते हैं। लोक संगीत, लोक नाट्य इसमें नॉर्मली आप पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांस्कृतिक परंपरा विरासत इजी आएगा। धार्मिक आंदोलन, लोक देवता ये भी आसान आएंगे। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, व्यक्तित्व, वस्त्र आभूषण, चित्रकला हमेशा अच्छा लेवल आता है। 1857 की क्रांति हमेशा अच्छा आता है। जनजाति, किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, ये मॉडर्न राजस्थान वाले टॉपिक है, हमेशा हार्ड लेवल के आते हैं। आरपी व्यास को उठाइए, ये टॉपिक आरपी व्यास से तैयार कीजिए। प्रश्न गलत होगा ही नहीं, बाहर ही नहीं आएगा, ये तुम पढ़ सकते हो। अब तुम भरोसे हो कि सर गाइड पढ़नी है, तो मैं कहूंगा कि मॉडर्न पढ़ना है तो आप आरपी व्यास से पढ़िए, इससे प्रश्न बाहर नहीं आएगा। कम से कम ये 3 टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ने चाहिए हर बच्चे को। राजस्थान के दुर्ग बहुत डिटेल में पढ़ने चाहिए, ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। बाकी तो आप चाहे गाइड से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी मेटेरियल आपके पास है, जो कंटेंट है, उसी से पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये समझ बनाइए कि सर कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको मुझे मैक्सिमम टाइम देना है, जिसको मुझे गहराई से पढ़ना है और जिसको मुझे एनालिटिकली पढ़ना है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो किताब तो मैंने आपको नाम दे दिया है कि कॉलेज लेवल की किताबों से पेपर बनेंगे आने वाले टाइम, मैंने पहले बताया। तो शर्मा व्यास दे सकते हैं, आरपी व्यास की किताब देख सकते हैं, ठीक है। तो आरपी व्यास तो आधुनिक भारत के लिए तो बहुत गजब किताब है, यदि आप पढ़ सकते हो इस पाठ को तो आरपी व्यास को मॉडर्न राजस्थान देखिए। प्राचीन राजस्थान, इनसे शर्मा व्यास वाली किताब देख, शर्मा पावा वाली किताब से देख सकते हो, जो कॉलेज लेवल पे, फर्स्ट सेकंड लेवल पे चल सकती है। और हुकुमचंद जैन की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब आती है वो देख सकते हो। लेकिन आप इतनी किताबें नहीं पढ़ पाओगे, तो जो आपके पास नोट्स हैं, जो भी कोचिंग के नोट्स हैं, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उस कंटेंट में, ये जो मैंने 4-5 टॉपिक हेडलाइन दिए हैं, इनको इन किताबों से तैयार कर लीजिए। गाइड के रूप में यदि फिलहाल कोई राजस्थान इतिहास क्लास संस्कृति की सबसे सक्सेसफुल रही है आरपीसी स्कूल व्याख्याता में, तो वो रही है पप्पू सिंह प्रजापति की इतिहास कला संस्कृति की गाइड है। सबसे अधिक प्रश्न फिलहाल उसी में से है। तो गाइड के रूप में, यद्यपि वो हार्ड लगेगी आपको, लेकिन प्रश्न उसी में से आए हैं, तो गाइड के रूप में फॉलो करो तो आप पप्पू सिंह प्रजापत को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न तो इसी ने दिए हैं। बाकी किताबें मार्केट में बहुत सारी हैं इतिहास कला संस्कृति की, लेकिन गाइड के रूप में किताब औरों से बेटर रही है, तो आप इसको देख सकते हैं। अन्यथा मैंने आपको बताया है कि जो कंटेंट आपके पास है उसी को तैयार कीजिए, टॉपिक पढ़िए, लेटेस्ट 2 साल के पेपर देखिए, एक रिविजन शीट तैयार कीजिए प्रत्येक टॉपिक की, और ये जो 2-3 किताबें हैं इनमें से जो मेन टॉपिक हैं उनको उठाइए और उनके अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। बहुत बेस्ट रहेगा इतिहास कला संस्कृति के लिए, ठीक है। और तीसरा पार्ट जो इसका है, ये मैंने बता दिया है इसके लिए, पार्ट के लिए, क्योंकि ये सबसे हार्ड पड़ेगा थोड़ा सा, तो इस पर ध्यान दे लीजिएगा। जो इसमें टॉपिक मैंने बताए उन्हीं को देखना है, बाकी ऐसे नहीं कि ये है राजस्थानी भाषा, ये नया पार्ट है आपके लिए। राजस्थानी भाषा के पिछली बार 7 से 8 प्रश्न आए थे, लेवल फर्स्ट में भी लेवल सेकंड में भी 8 प्रश्न आए थे और बहुत हार्ड लेवल के आए थे। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लिए देखो सबसे बेस्ट कंटेंट तो मैं आपको बता देता हूं, छठी से लेकर 12वीं तक की किताबों में जो भी, जैसे एक 8वीं क्लास की किताब में एक चैप्टर है इसका, एक छठी क्लास की किताब में चैप्टर है, एक 10वीं क्लास की किताब में इसका चैप्टर है, 11th और 12th की राजस्थानी भाषा और साहित्य की किताबें चलती हैं। पिछली बार जो पेपर प्रश्न पूछे थे वो एज इट इज राजस्थानी जो अपनी आरबीसी बोर्ड की जो किताबें चलती हैं और उनमें जो मैटर दे रखा है उन्हीं में से ये प्रश्न पूछे गए थे इस पार्ट के। आप चाहें तो इसके लिए गाइड देखें तो ओम प्रकाश सर की जो 19 से कला संस्कृति वाली पतली सी किताब आती है उससे भी प्रश्न बाहर नहीं आए थे, तो आप वो भी देख सकते हैं ओम प्रकाश सर वाली। और वो भी नहीं देखो तो आप राजस्थान बोर्ड की किताबों से इनको तैयार कर लो, या हो सकता है जो भी गाइड मार्केट में उपलब्ध हो, यदि उन्होंने उन किताबों का सार जोड़ा है तो इस पार्ट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। राजस्थान बोर्ड की किताबों को ढंग से तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस पार्ट को 2-3 बार रिवाइज करना, क्योंकि बाकी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, ये पार्ट आप लोगों ने कम पढ़ा है, तो इसको ढंग से तैयार कर लेना। राजस्थानी भाषा और साहित्य वाला पार्ट आरबीसी बोर्ड किताबों से, या कोई भी गाइड आपके पास, धिंदवाल में शायद उन किताबों को जोड़ा है तो धिंदवाल वाले भी ठीक बताते हैं, तो उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पाठ्य सामग्री में जो इसके अलावा जो पार्ट है आगे जो बच गया जी के, शायद ये सबसे बड़ी चीज तो ये है कि चीजों को मैनेज कैसे करोगे। आप ज्यादा नया मत पढ़ना। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये जो पार्ट है ये हमेशा करंट के संदर्भ में तैयार होता है। इसमें फ्लेक्सिब योजनाएं, जन कल्याण योगकर योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, खिलाड़ी, ठीक है, ये सब जो आते हैं वो करंट से रिलेवेंट आते हैं। तो इसके लिए कोई अलग से कोई टेक्स्ट किताब तो आएगी नहीं। एक तो करंट को बहुत अच्छे से तैयार करना है लेटेस्ट में, क्योंकि करंट ढंग से तैयार कर लिया तो ये पार्ट भी तैयार हो गया। अब जैसे उद्योग वाला है वो ज्योग्राफी में तैयार हो गया आपका, ठीक है। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आप बहुत बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सिर्फ एक टॉपिक दिया है तो 2 या 3 प्रश्न आ सकते हैं। तो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा पॉलिटी नहीं पढ़नी है, मुख्य मुख्य चीजें देख लो और छोड़ भी दो तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है। जन कल्याणकारी योजनाएं, फ्लेक्सिब योजनाएं, प्रतीक चिन्ह अनुसंधान केंद्र बहुत नॉर्मल टॉपिक है, तो ये करंट से रिलेवेंट जोड़ के पढ़ना है। कोई भी गाइड उठा के देख लीजिए, उसमें टॉपिक सब मिल जाएंगे। लेकिन ये जन कल्याणकारी और फ्लेक्सिब योजनाएं आपको स्पेशली जो नई सरकार बीजेपी सरकार है इसके संदर्भ में तैयार करना है, तो ये आपको करंट के संदर्भ में तैयार करना है इस पार्ट को। तो कोई भी गाइड जो भी आपको मिले ना, जो भी आप ला रखी है वही गाइड लिया ना, मैं किसी गाइड का पर्टिकुलर इसमें नाम सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें अधिकतर टॉपिक जो है वो करंट के। शैक्षिक परिदृश्य वाला जो पार्ट है आपका,
इसके लिए आप ऑलरेडी गाइड ला चुके होंगे, ये भी करंट से जोड़ के पूछा जाता है, लेकिन अब तक जो है योजनाएं लगभग इसमें आ गई है, कोई एक दो योजनाएं नहीं आएंगी तो डाल दी जाएंगी। शैक्षिक परिदृश्य पे मैंने खुद ही किताब लिखी है और मैं तो ये कहूंगा कि मेरी वाली बेस्ट है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे तो विश्वास है कि वही सबसे बेस्ट है। तो शैक्षिक परिदृश्य पे अवनी वाली आप किताब ला सकते हो, उससे बढ़िया कोई आपको मिलती है तो वो ले लेना, क्योंकि हमने कंप्लीट अपडेट आंकड़े डाले हैं और डिटेल्ड में डाले हैं। जो भी आज तक की योजनाएं वो सब इससे मिल जाएगी, और कोई नई आती है तो टेलीग्राम चैनल धीर सिंह दावा ऑफिशियल पे शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा कोई बढ़िया किताब आपको मिलती है तो वो आप ले सकते हैं। बाकी मैं कहूंगा परिदृश्य में आपको अवनी वाली जो बुकलेट है वो देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग पूरी विभागीय वेबसाइट से हमने तैयार की है, तो उसके अलावा आपको देखने की जरूरत नहीं है। पूरा आरटी 2009, पूरा आरटी 2011 सब हमने अच्छे से किया है। करंट कहां से पढ़ना है, ये बच्चों का आप लोगों का बड़ा सवाल था कि सर करंट को कहां से तैयार करें। करंट अमूमन 6 महीने का, ठीक है, करंट 6 महीने का आता है, लेकिन चूंकि आपका जनवरी में एग्जाम है तो आप बजट को नहीं छोड़ सकते। तो राजस्थान बजट को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने तैयार करने हैं। और ये कहां से तैयार करने हैं, क्योंकि गाइडें इस बार फेल हो गई थी और गाइडों पे अपन भरोसा भी नहीं कर सकते। इसका बढ़िया तरीका होता है सूजस, DIPR की साइट से कंटेंट तैयार कीजिए। अखबारों में कोई भी चर्चित लेख, कोई चर्चित व्यक्तित्व के बारे में चर्चित, जैसे कि कौन सा जयपुर के पास एक बांध है उसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो ऐसी चीजों को लेकर जो भी अखबारों में चर्चित आती हैं उन चीजों को देखना है। खेल स्पोर्ट्स की करंट की चीजें जो भी हैं 6 महीने का तैयार करना है, बट अखबार न्यूज़पेपर बेस और राजस्थान की जितनी भी विभागीय वेबसाइट हैं उनमें जो लेटेस्ट चीजें आ रही हैं, ठीक है, जैसे यदि मैं भी इसमें प्रयास करूंगा कि जैसे मैंने पिछली बार प्रयास किया था, गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट सेंटर वाली और इनसे राजस्थान के संदर्भ में जोड़ के हम लास्ट में एक सामग्री प्रदान करेंगे। लेकिन फिर भी आप अपने लेवल पे भी इन चीजों को तैयार करते रहें, स्पेशली सुजस जरूर पढ़ते रहें। तो 6 महीने का तैयार करना है। गाइड इसमें मैं कोई सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सभी गाइड इस बार फेल हो गई, सबकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, इसलिए मैं गाइड इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। अपने लेवल पे आपको तैयार करना है। साइकोलॉजी का 20 नंबर का पार्ट है, तो साइकोलॉजी जहां से आप पढ़ रहे हैं वही मनोविज्ञान है। यद्यपि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का लेवल ठीक आता है, 20 नंबर का ये पार्ट है, लेकिन इसमें जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा। जैसे विकास में पूरा नहीं है, सिर्फ जितना विकास का पार्ट दे रखा है उसी को पढ़िएगा। तो साइकोलॉजी आप लोगों ने खूब पढ़ रखी है, तो आप मेरी वाली देख सकते हैं, मेरी वाली से बढ़िया और कोई किताब लगती है तो आप वो लेके आ सकते हैं। कोई भी किताब पढ़ लीजिएगा, आपको जो बढ़िया लगे, जिसमें आपको मन मांगे कि सर ये किताब बहुत बढ़िया है, तो उस किताब को पढ़ लीजिएगा। तो साइकोलॉजी मेरे अकॉर्डिंग सबकी ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि नहीं पढ़ो, ठीक है। मेरे को तो विश्वास है कि मेरी किताब सबसे बेस्ट है, और बाकी आपको उससे बढ़िया कोई लगती है तो आप वो किताब देख सकते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी भी स्पेशली लेटेस्ट वाले पेपर जरूर देखना, भी आरपीएससी वाले, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पेपर, ये सब जरूर देखना, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड थोड़ा सा अच्छा मनोविज्ञान देता है। सूचना तकनीकी लास्ट पार्ट है, जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में कॉमन है। इसके लिए पिछली बार जो पेपर आया था वो स्पेशली राजस्थान बोर्ड की 9वीं और 10वीं किताबों से आया था। तो 9th और 10th वाली किताबें मेरे अकॉर्डिंग आपको देखनी चाहिए। फिर कह दोगे सर इतना पार्ट थोड़ी पढ़ा जा सकता है। तो जितनी भी गाइडें आई, चाहे वो प्रभात वाले की गाइड हो, चाहे एक सैनी क्या है वो धिंदवाल से उन्होंने निकाली थी, कौन है वो, मेरे पास लेके आए थे, अच्छा कंटेंट उन्होंने दिया है, तो वो किताब देख सकते हो, या कोई और देख सकते हो। इसमें ना एक बाड़मेर सक्सेस पॉइंट वालों की भी शायद इस पे एक पतली बुकलेट है, वो भी अच्छी बुक है। तो आप कोई भी एक बुकलेट ले लीजिए, बट 9th और 10th की किताबों से पिछली बार प्रश्न आए थे। अब इसमें भी जैसे टॉपिक होते हैं, अब इससे अनुप्रयोग है, ये अप्लाइड टॉपिक है, समाज इजी सा टॉपिक है, उपकरण ये इजी सा टॉपिक है, लेकिन जो अनुप्रयोग है वो अप्लाइड वाला आता है। MS एक्सेल, MS वर्ड के प्रश्न पूछ लेता है, तो बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो भी जरूरी नहीं है कि वो सही हो। तो कम से कम जो फैक्चुअल चीजें हैं वो जरूर ढंग से तैयार कर लो। कंप्यूटर की कोशिश मत करो कि मेरे 500% सही हो जाएंगे, कम से कम 3 नंबर का पार्ट इतना तैयार कर लूं कि वो गलत नहीं हो। तो मेरा कहने का मतलब है, जो पाठ्य सामग्री मैंने बताई है, ये आपके पास जो है वो बढ़िया है, आप उसमें थोड़ा अपडेट कर लीजिए, थोड़ा सा अभ्यास ज्यादा बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए, ठीक है। पीछे मुड़ के देखना नहीं है, गलतियां जो कर दी वो कर दी, अब आगे गलतियां अपने को करनी नहीं। नंबर 2, दूसरी चीज आपका होता है रूटीन, दिनचर्या। दिनचर्या पे इसलिए ध्यान देना, मैंने कहा कि डिसिप्लिन, मॉर्निंग सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मैंने आपको आज का बताऊं, मैं मेरी सुबह, मुझे आज बहुत सारे काम करने थे और सुबह की शुरुआत खराब हो गई। खराब मतलब मैं जिस काम में मुझे ध्यान देना था उसकी जगह दूसरे काम में ध्यान दे दिया, मेरा पूरा संडे खराब चला गया। ये हर बच्चे के साथ होता है। तो दिनचर्या में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, प्रायोरिटीज को सबसे ऊपर रखो, उनको फॉलो करना है। अनुशासन को तोड़ो मत, रूटीन को तोड़ो मत, कंसिस्टेंसी को तोड़ो मत। अच्छे दोस्तों के साथ बैठो, जो टाइम टेबल आपने बनाया उसको बहुत अनुशासन के साथ फॉलो करो, चाहे कुछ भी हो जाए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि नकारात्मकता से बचने के लिए एक ही तरीका है, अपने साथ बातचीत करना। और तीसरी सबसे अंतिम चीज कि क्या चीजें नहीं करनी। देखो, सोशल मीडिया जहर है। मैं कहूं कि धीर सिंह दावाई सर को फॉलो करें, जरूरी नहीं आप फॉलो करें। मेरी अच्छी चीज आपने फॉलो कर ली, लेकिन गलत चीज को फॉलो मत कीजिए। दुनिया भर के इंस्टाग्राम, दुनिया भर के टेलीग्राम, दुनिया भर के यूट्यूब, आज आप ये देखिए कि हमारी जिंदगी कोई और डिसाइड कर रहा है, आपके निर्णय कोई और डिसाइड कर रहा है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई और डिसाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम भ्रमित हैं, हम तय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया से बच के रहिए।
सेलेक्टेड चीजें ज्वाइन कीजिए, सेलेक्टेड टेलीग्राम चैनल जहां बहुत कम चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आपको शेयर की जाती है जो आपके लिए जरूरी है, उन्हीं को फॉलो कीजिए। बाकी हर चीज को फॉलो करना जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति की बात सुनना जरूरी नहीं होता। जितने यूट्यूब पर थर्ड ग्रेड के वीडियो देखोगे, हर व्यक्ति अलग अलग किताब बताएगा आपको, ये पढ़ लो, ये बहुत बढ़िया, ये पढ़ लो, ये बढ़िया। अरे सब बढ़िया है तो फिर क्या मतलब, क्या भाई, सभी थोड़ी पढ़ी जा सकती हैं, वही चंद किताबें पढ़ी जा सकती हैं। तो सबसे बड़ी चीज है मन की सुनो, कौन क्या कहता है, सबके अपने हित हो सकते हैं, सबके अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं, सब अलग तरीके से बताना चाहते हैं। आपको यह देखना होगा कि मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। तो कम से कम अपनी आवाज को जरूर सुने, अपने साथ जरूर रहें। और कोई कोचिंग मेरे अनुसार अब नहीं करनी चाहिए आपको। कोई पार्ट विशेष का आप कोचिंग करें तो कर लीजिए, कि कोई पार्ट आपको कमजोर नहीं है, वो यार मुझे करना है, उससे रूटीन बन जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। अन्यथा फुल कोचिंग मेरे अनुसार नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज आपको जरूर देनी चाहिए, मॉक माइनर टेस्ट जरूर दें, वो टाइमर के साथ दें कि 20 मिनट में प्रश्न हल करना है, तो उसमें मेरी क्या स्थिति रहेगी। लेकिन टेस्ट जो भी ज्वाइन करो वो अच्छे लेवल के टेस्ट होने चाहिए, गहराई वाले प्रश्न उसमें होने चाहिए, ताकि आपको अपना रियल एनालिटिकली पता चले कि मैं कहां कमजोर हूं, कहां नहीं। ये मेरी तरफ से स्ट्रेटजी थी आप लोगों के लिए, और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग तय कर लीजिए क्या बेटर है क्या नहीं है। करंट का मैंने 6 महीने का बता दिया है, किताबें मैंने बता दी हैं कि ज्यादा चेंज मत करो, जो चीजें पढ़ रहे हो उन्हीं को पढ़िए। कुछ टॉपिक का अच्छा कंटेंट आप एकत्रित कर लीजिए, उसको देख लीजिए। टॉपिक प्रायोरिटीज हमेशा रखिए, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है ये अभी से तय कर लीजिए, और कोशिश करो कि आने वाले 4 महीने में, मतलब 4 माह में आपका रिवीजन होना चाहिए, 4 माह में आपका सिलेबस होना चाहिए। और 4 माह में सिलेबस यदि आपको पूरा करना है तो अभी से, मतलब आज से ये तय करो कि मुझे आने वाले 1 महीने में सभी पार्ट्स को साथ लेके चलना। ऐसा नहीं कि एक पार्ट एक बार ढंग से पढ़ लिया दूसरा छोड़ दिया, सभी पार्ट्स को साथ लेके चलो, एनालिसिस भी साथ करो, रिवीजन सीट भी साथ में बनाओ, ठीक है, और पीवाईक्यू भी साथ में हल करो। ये चीजें आपको बैलेंस आपको ही बनाना पड़ेगा। प्रेशर क्रिएट मत करना अनावश्यक रूप से कि सर नहीं हुआ, तो वो नहीं शब्द को हटाइए, आप अपना बेस्ट दीजिए, मेरे अनुसार तो होगा। मैं तो इतना ही जानता हूं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ये भी ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चे कह देंगे सर हमारी तो व्यर्थ गई, इसलिए व्यर्थ गई कि आपने पूरे पार्ट्स को मैनेज नहीं किया और पेपर हार्ड आ गया तो हम हार गए। तो पहले से चीजें बना के चलेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये मेरे अकॉर्डिंग चीजें थी, और कोई बात रह गई हो तो आप मुझे बता दीजिए। आरबीसी के पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। सब्जेक्ट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में क्या किताबें होनी चाहिए, उसके लिए मैं किताबें मैंने आज मंगाई हैं, कल मैं उसका रिव्यू करके कल परसों में मैं लेवल फर्स्ट के लिए टीचिंग मेथड, लेवल फर्स्ट के लिए विद्यालय विषय, लेवल सेकंड के जो भी विद्यालय विषय हैं उनके 5-5 मिनट के छोटे छोटे वीडियो बना के डाल दूंगा कि ये कंटेंट आपके सब्जेक्ट में बेटर रहना चाहिए। आज का वीडियो केवल ये जीके वाला पार्ट, साइकोलॉजी वाला पार्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट और परिदृश्य को लेकर मेरी गाइडलाइन थी। बाकी के रिकॉर्डेड वीडियो में डाल दूंगा, और कोई विशेष सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो, डर को मारने का एक ही तरीका है, मेहनत, ठीक है ना। भय और डिप्रेशन दूर केवल मेहनत से होगा। जब एक्शन लोगे, चीजों को तोड़ोगे, तो डर अपने आप गायब हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी उसी से आएगा, अन्यथा डर आपको गिराएगा। टीचिंग मेथड को लेकर मैं कल परसों एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा। टीचिंग मेथड को लेकर हम भी कर रहे हैं मेहनत, लेकिन आपको जो भी बढ़िया कोई गाइड मिलती है तो ले आओ। अभी मैं मार्केट से मैंने मंगाई है, तो मैं थोड़ा सा रिव्यू करूंगा उनका, मुझे लगेगा ये बेटर है, इसमें कंटेंट अच्छा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। टीचिंग मेथड मैं करवाऊंगा, अभी यूट्यूब पे भी कोशिश करूंगा कि उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं करवा दूंगा, बट फिर भी आप एक कंटेंट तो आप रखिए कम से कम। टेस्ट हम करवा रहे हैं अभी, तो हम मेजर माइनर टेस्ट वाले सीरीज हमने पूरे सिलेबस की लागू किए, सब्जेक्ट के भी और पार्ट विशेष के भी माइनर टेस्ट का हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें खुद मैंने ज्यादा करूंगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं कि हर किसी से तैयार करवा लिए, बहुत ऑफर मिलते हैं हमारे साथ जुड़ जाओ, हम पूरे राजस्थान में टेस्ट सीरीज करवा देंगे। नहीं, बढ़िया टेस्ट नहीं करवाए तो गलत है, मतलब अच्छे लेवल का यदि नहीं करवाए तो गड़बड़ हो जाती है, मजा नहीं आता। एसएसटी और इनके लिए बेटा मैं साइंस, एसएसटी, संस्कृत, हिंदी सबके लिए 5-5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे 2 दिन का टाइम और दे दो, सबके लिए बना दूंगा, क्योंकि मैं बिना रिव्यू के नहीं बना सकता। मुझे देखना पड़ेगा कि इस लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये किताबें हैं, ये बढ़िया हैं, इनको आपको फॉलो करना चाहिए, तो 2 दिन का टाइम और दे दीजिए मुझे। उसके बाद सब्जेक्ट के 5-5 मिनट की वीडियो आ जाएंगे आपके। और कोई विशेष, मनोविज्ञान जयपुर में नया बैच स्टार्ट करेंगे 19 या 20 से, मनोविज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य दोनों करवा दूंगा मैं, साइकोलॉजी और शैक्षिक परिदृश्य, तो वो जयपुर में स्टार्ट करेंगे 19 या 20 से स्टार्ट करूंगा मैं जयपुर ऑफलाइन। ऑनलाइन अभी चल ही रहा लाइव। 4th ग्रेड परीक्षा के बाद भी आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4th ग्रेड पहले है तो आप जीके उसमें अच्छे से तैयार कर लें, ताकि 3rd ग्रेड में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़े। और ग्रेड 2nd की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी मैं उनसे राय दूंगा कि ग्रेड 2nd को गंभीरता से करें, उसके बाद ग्रेड 3rd पे जाएं। और जिन बच्चों का 1st ग्रेड खराब हो गया और 2nd ग्रेड में लगता है कि नहीं पार पड़ेगी, तो वो ग्रेड 3rd पे 6 महीने दें, क्योंकि 6 महीने ढंग से मेहनत करोगे तब जाके ग्रेड 3rd में अच्छा कर पाओगे। तो मेरी राय है कि 6 महीने कंप्लीटली ग्रेड 3rd पे दें। ज्योग्राफी के लिए मैंने बता दिया है। पटवार के लिए तो इनर मोटिवेशन कहाँ से आएगा, इनर मोटिवेशन अपने मम्मी पापा से आएगा, अपनी नीड से आएगा, आपके लिए सिलेक्शन कितना बड़ा है इससे आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो वो तो आपको
अपनी आवश्यकता को बड़ा बनाना पड़ेगा, वहीं से इनर मोटिवेशन आएगा। अपने आप को पूछिए कि मैं यहाँ पे क्यों, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्यों को बड़ा कीजिए, कभी मोटिवेशन हारेगा ही नहीं। करंट के लिए बेटा भी गाइड मत लाना, मुमल उमल सब फेल होगी इस बार, ठीक है। तो मैं करंट के लिए आपको राय दूंगा कि वेबसाइट से प्रश्न आएंगे। तो वेबसाइट का मैं आपको एक सुजस मैंने बताया है DIPR साइट से, बाकी हम भी तैयार करवा रहे हैं। मैंने ओम जी सर को बोला है कि सुजस का बहुत एनालिटिकली तैयार करो, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। योजनाएं, फ्लेक्सिब योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि वो 6-7% कवर कर जाएगा वो टॉपिक, करंट में भी है और आसान सामान्य ज्ञान में भी है। तो इस प्रकार से पूरे सिलेबस का एनालिसिस करो, टॉपिकों को आपस में रिलेवेंट कर लो कि यार इस पार्ट को तो बहुत गजब ध्यान देना है, इस पार्ट को अपन धीरे से भी कमजोर तरीके से भी देख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो थोड़ा सा एनालिसिस खुद भी करो, ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और बाकी भरोसा कोचिंगों पे मत करो, क्योंकि RPC का भी ये टारगेट है कि कोचिंगों से कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब वो टारगेट कर रहे हैं कि इनके कंटेंट को फेल करना है, इनको एक बार आईना दिखाना है। तो स्पेशली अच्छी बुक्स को अपना सोर्स बनाइए, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कोचिंग कल्चर को समाप्त करने के चक्कर में है, तो UPSC वाला पैटर्न लागू कर रहे हैं हर चीज में, एनालिटिकली प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, कथन कांड वाले प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। तो इस चीज को आप अपने व्यवहार में भी लेके आइए कि हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। बाकी कोई और सवाल होगा तो उसको लेकर मैं अलग से छोटी वीडियो बना दूंगा, टीचिंग मेथड वाला और सब्जेक्ट पार्ट का मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा। और साइकोलॉजी का स्कोर, साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझिए, अप्लाइड कीजिए। अब आजकल साइकोलॉजी के प्रश्न भी बहुत सेकंड इसमें ग्रेड फर्स्ट में अच्छे लेवल के आए, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ऐसा रट्टा मत मारो। महिला आरक्षण लेवल फर्स्ट में तो शायद लागू है, लेवल सेकंड में तो है नहीं। आपको कंप्लीटली इस भर्ती में लागू है कि नहीं, मेरे अनुसार शायद लागू है। आपको सही गलत के ऊपर तो अलग अलग व्याख्याएं हैं, अब जो भी अपन क्या कर सकते हैं। एक साथ कम से कम 3 विषय साथ लेके चलिए, एक साथ 3 पार्ट जरूर लेके चलो, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि एक तो बैलेंस बना रहेगा, एक बोरियत नहीं होगी, और रिवीजन टाइम पे होता रहेगा। एक रिवीजन की मैं स्ट्रेटेजी का एक 5 या 7 मिनट का वीडियो बना दूंगा कि एक बेस्ट रिवीजन कैसे हो ग्रेड 3 को लेकर स्पेशली, वो भी देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। और कोई विशेष सवाल, क्योंकि आपके इतने सवाल हैं। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन करनी है तो इसमें आप अपने कोडिंग देख लीजिए। ऑफलाइन में यदि बढ़िया टेस्ट सीरीज मिल रही है तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। PGB प्रोग्राम में हम भी जयपुर स्टार्ट करेंगे स्पेशली, बट आपको और कोई भी बढ़िया मिलती है तो ज्वाइन कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। और एक कोई अच्छी ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए जो आपको लगता है कि यार ये कभी भी दे सकता हूँ, अच्छे टेस्ट हैं इसमें, तो ये अपने अकॉर्डिंग कीजिए। लेकिन बहुत ज्यादा भी मत कीजिए कि 2 से अधिक टेस्ट सीरीज, 2 से अधिक कोर्स, 2 से 3 से अधिक किताबें, अनावश्यक कंटेंट एकत्रित मत कीजिए। जो है उसके साथ आगे बढ़िए, और उसमें क्या बेटर अपन कर सकते हैं उस चीज पे ध्यान दीजिए। और कोई विशेष बात हो तो बताइएगा। मैं तो अंतिम रूप से यही कहूंगा कि पीछे मुड़ के मत देखना, आगे चलते रहना, रुकना मत। सिलेक्शन जरूर होगा, चाहे कहीं भी हो जाए। अनावश्यक चीजों से बच जाना, बस भ्रमित मत हो जाना, ये करें वो करें। डिप्रेशन तभी आता है जब हमारे अंदर भ्रम पैदा होता है, जब हम चीजों को टाइमली नहीं कर पाते हैं और 20 लोगों की राय मान के उलझ जाते हैं, जो मूल चीज थी उससे भटक जाते हैं, तब जाके डिप्रेशन आता है। तो कम से कम अपनी लाइन को मत छोड़ना, ये मेरी राय है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।